हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल। अभी तक हमने इनकम टैक्स में सैलरी चैप्टर शुरू किया है। इस सैलरी चैप्टर में अलाउंसेस तक अपन ने स्टडी कर लिया है। अलाउंसेस, भत्ते। आज हम एक पूरा ब्रॉड क्वेश्चन करेंगे। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा उससे रिलेटेड एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम अभी करके देखेंगे। बट उसको करने से पहले एक बार अभी तक के कुछ प्रोविजंस बड़े ध्यान से एक बार वापस सुन लें, क्योंकि अभी तक के सारे प्रोविजंस अगर आपको याद होंगे तो ही आप अच्छे से ये सॉल्यूशन कर पाएंगे। हमने शुरू कर रखा है इनकम टैक्स, इनकम पर लगाया जाने वाला टैक्स। अंडर सेक्शन 14 हमने इनकम को 5 भागों में बांट दिया था। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेस। हमने इनकम फ्रॉम सैलरी चैप्टर शुरू कर दिया है। एक नियोक्ता से एक कर्मचारी को जो कोई भी राशि प्राप्त हो उसे हम इस हेड में शामिल किया करते हैं। किससे किसको? नियोक्ता से कर्मचारी को जो कुछ भी प्राप्त हुआ उसे इस शीर्षक के अंतर्गत रखा जाता है। सैलरी नाम बहुत ब्रॉड है। सैलरी में बहुत सारी मदों को शामिल किया गया है। बेसिक सैलरी, बोनस, कमीशन, एडवांस सैलरी, ग्रेच्युटी, पेंशन, कंपनसेशन, अर्न लीव सैलरी, परक्यूजिट्स, प्रोविडेंट फंड्स और भी बहुत कुछ। इनमें हमने बेसिक सैलरी के बारे में बात कर लिया है। ऐसी राशि जो वेतन ग्रेड, सैलरी ग्रेड, वेतन मान या वेतन श्रृंखला के अनुसार प्राप्त हो। देन हमने बात किया था बोनस। बेसिक सैलरी सभी कर्मचारियों के लिए पूर्णतः कर योग्य है। हर एक कर्मचारी को अपनी बेसिक सैलरी पर टैक्स देना होगा। डियरनेस अलाउ सॉरी बोनस, यह भी सभी कर्मचारियों के लिए टैक्सेबल है। कमीशन, यह भी सभी कर्मचारियों के लिए टैक्सेबल है, चाहे विक्रय पर प्रतिशत के रूप में प्राप्त हुआ हो या स्थायी राशि के रूप में प्राप्त हुआ हो। एडवांस सैलरी, अगर गत वर्ष में कर निर्धारण वर्ष के लिए आपको एडवांस सैलरी प्राप्त हुई तो वह आपके गत वर्ष में कर योग्य होगी। देन लास्ट अलाउंसेस। अलाउंसेस को हमने टैक्सेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से 3 भागों में बांट दिया था। सभी कर्मचारियों के लिए पूर्णतः करमुक्त भत्ते, अंशतः करमुक्त भत्ते और पूर्णतया कर योग्य भत्ते। भत्तों को हमने 3 श्रेणियों में रखा था। सबसे पहले करमुक्त भत्तों में हमने 5 तरह के भत्तों को पढ़ा था। भारत सरकार के कर्मचारी को भारत के बाहर विदेश में प्राप्त हुए समस्त भत्ते पूर्णतः करमुक्त होते हैं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जजेस को प्राप्त आवास भत्ता और सत्कार भत्ता पूर्णतः करमुक्त होता है। सार्क सदस्य देशों से प्राप्त भत्ता पूर्णतया करमुक्त होता है। इसके अलावा यूपीएससी के कर्मचारियों को प्राप्त 2 भत्ते वह भी करमुक्त होते हैं। तो करमुक्त भत्तों में 5 भत्ते हमने पढ़े। देन अंशतः करमुक्त भत्तों में 2 धाराएं हमने बात करी है, धारा 1014(1) और धारा 1014(2). धारा 1014(1) में ऐसे भत्ते हैं जो खर्च की राशि तक करमुक्त होते हैं। जितनी राशि आपने खर्च की होगी वह राशि आपके लिए करमुक्त होगी। इसमें 5-6 भत्ते हमने बात किए थे। सबसे पहला ट्रैवलिंग अलाउंस, एक शहर से दूसरे शहर यात्रा के लिए। डेली अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, सवारी भत्ता शहर के अंदर यात्रा करने के लिए। और कन्वेंस अलाउंस डेली अलाउंस दिन प्रतिदिन के खाने पीने के खर्चों की पूर्ति के लिए। यूनिफॉर्म अलाउंस, तो ये भत्ते खर्च की राशि तक करमुक्त हैं।
आपको अगर ट्रैवलिंग अलाउंस 10,000 रुपये प्राप्त हुआ और आपने उसमें से 8,000 रुपये खर्च किए, तो 10 में से 8,000 रुपये आपके लिए कर मुक्त होंगे और बाकी के 2,000 रुपये आपके लिए टैक्सेबल होंगे। इस पूरी इनकम टैक्स में मेन अपना जो पर्पज होगा, कौन सी इनकम कितनी फ्री है और कितनी टैक्सेबल है, इसी का पता लगाना। बस यहाँ ज़्यादातर प्रोविजंस आपको याद करने हैं, कौन आइटम कितना फ्री है और कितना टैक्सेबल, बस आपका काम हो जाएगा। अभी ये भत्ते जो 5 हमने अभी बात किए, ये खर्च की राशि तक कर मुक्त है। जितना खर्च करेंगे उतना फ्री होगा और शेष राशि आपके लिए कर योग्य होगी। देन धारा 10.14.2, धारा 10.14.2 में ऐसे भत्तों की हमने बात करी थी जो एक निश्चित राशि तक कर मुक्त होते हैं, भले ही आपने इनको खर्च किया हो अथवा नहीं। खर्च करने से इन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, एक फिक्स अमाउंट है, इतना फ्री होगा मतलब फ्री होगा। जैसे शिक्षा भत्ता, एजुकेशन अलाउंस, यह भत्ता 100 रुपये प्रति माह तक कर मुक्त होता है और ज़्यादा से ज़्यादा 2 बच्चों के लिए प्रति माह यह कर मुक्त होगा। यहाँ 100 रुपये अधिकतम कर मुक्त राशि है। अगर आपके बच्चों को पढ़ने के लिए शिक्षा भत्ता 80 रुपये प्रति माह मिला है, तो आपके लिए 80 रुपये ही प्रति माह प्रति बच्चा के हिसाब से कर मुक्त होंगे। 100 रुपये अधिकतम कर मुक्त है। ऐसे ही हॉस्टल अलाउंस, यह कितने रुपए तक फ्री होता है? 300 रुपये प्रति माह तक और ज़्यादा से ज़्यादा 2 बच्चों के लिए प्रति माह तक कर मुक्त होगा। देन अंधे व अपंग व्यक्तियों के लिए परिवहन भत्ता, यह 3200 रुपये प्रति माह तक कर मुक्त है। अंडरग्राउंड अलाउंस, भूमिगत भत्ता, यह आपके लिए 800 रुपये प्रति माह तक कर मुक्त है। ऐसे ही इसमें बहुत सारे भत्तों की हमने बात करी थी, वो सारे भत्ते आपको देखने हैं। जनजाति क्षेत्र भत्ता 200 रुपये प्रति माह तक कर मुक्त है, परंतु यह राजस्थान में कर मुक्त नहीं है। हिल एरिया अलाउंस, विशेष क्षतिपूरक क्षेत्र भत्ता, बहुत सारे भत्ते, द्वीप भत्ता, ये सारे भत्तों की लिमिट आपको याद रखनी है कि कितने रुपए तक यह राशि आपके लिए कर मुक्त है। इसके बाद नेक्स्ट थर्ड कैटेगरी आई थी सभी पूर्णतः कर योग्य भत्ते। यह इन भत्तों की संपूर्ण राशि कर योग्य है, इनमें कोई कर मुक्ति नहीं। जैसे कुछ भत्तों के नाम हम बात करें, डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता, यह सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य है। या शॉर्ट में ऐसा कह दो, ऐसे भत्ते जो अंशतः करमुक्त और करमुक्त की श्रेणी में नहीं आते, उनके अलावा शेष समस्त भत्ते पूर्णतः कर योग्य होंगे, उन पर आपको टैक्स चुकाना होगा। महंगाई भत्ता, नगर क्षतिपूरक भत्ता, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, डेप्यूटेशन अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, लंच अलाउंस, टिफिन अलाउंस, ओवरटाइम अलाउंस, इंटीरियम रिलीफ या किसी भी नाम से जाना जाए वह भत्ता, वह आपके लिए पूर्णतः कर योग्य होगा। और एक विशेष भत्ता हाउस रेंट अलाउंस, इसकी भी शायद हमने बात करी थी। हाउस रेंट अलाउंस, अगर आपको मकान किराए पर लेने के लिए कंपनी की ओर से कुछ नगद सहायता आपको प्राप्त हुई, नगद राशि आपको प्राप्त हुई, तो वह मकान किराया भत्ता कहलाती है। यह भत्ता निम्न 3 राशियों में से जो भी कम हो वह आपके लिए कर मुक्त होगा। अब 3 राशियां थी, वास्तविक प्राप्त राशि, एक्चुअल में आपको कितना अलाउंस मिला। सेकंड पॉइंट था 40% या 50% ऑफ सैलरी। 50% कब लेना था? यदि मकान दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई में हो तो आपको 50% लेना है, अन्य स्थानों की स्थिति में 40% लेना है। तीसरा, रेंट पेड, वास्तव में आपने कितना किराया चुकाया और माइनस कर देना है 10% ऑफ सैलरी, वेतन का 10%।
और इन तीनों पॉइंट में से जो भी अमाउंट लीस्ट होगी, कम होगी, वह आपके लिए कर मुक्त होगी। बट यहाँ विशेष ध्यान रखें, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैलरी? वेतन से क्या आशय है? यहाँ वेतन से आशय है 3 मदों से। आप जो 40 या 50% या 10% लेने वाले हैं, उसमें 3 आइटम आप इंक्लूड करें। एक तो बेसिक सैलरी, एक डियरनेस अलाउंस महंगाई भत्ता यदि वह सेवा शर्तों के अनुसार हो तो, और तीसरा कमीशन यदि वह बिक्री पर एक निश्चित प्रतिशत की दर से दिया जाता हो तो। इन 3 आइटम की टोटल उसको यहाँ सैलरी के नाम से जाना जाएगा। हाउस रेंट अलाउंस, उसके लिए सैलरी की डेफिनेशन है बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंस होना चाहिए सेवा शर्तानुसार, और कमीशन होना चाहिए बिक्री पर एक निश्चित प्रतिशत की दर से। इन तीनों की टोटल से आपको 40 या 50% निकालना है, या थर्ड पॉइंट में 10% सैलरी का निकालना है। प्रश्न में अगर कोई सूचना नहीं दी गई हो तो महंगाई भत्ते को आपको सेवा शर्तों के अनुसार नहीं मानना है। प्रश्न में लिखा हो कि यह सेवा शर्तानुसार है तो ही उसे आप सेवा शर्तानुसार माने, या प्रश्न में ऐसी लैंग्वेज हो निवृत्ति लाभों की गणना के लिए वेतन में शामिल किया जाता है, इंक्लूडेड इन सैलरी फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, ऐसी लैंग्वेज अगर हो डियरनेस अलाउंस के लिए तो इसे आप सेवा शर्तों के अनुसार मान सकते हैं। तो ध्यान दें, यहाँ तक हमने पिछली क्लास में बात कर ली थी। अब हम एक क्वेश्चन करेंगे। अभी तक जितना भी हमने इस सैलरी चैप्टर में स्टडी किया उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन अब हम करने वाले हैं। ये क्वेश्चन अब आपके सामने हम प्रेजेंट कर देते हैं। ये आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 5 है। इलस्ट्रेशन नंबर 5, इनकम फ्रॉम सैलरी चैप्टर, वेतन से आय, और इसमें उदाहरण संख्या 5। आप आपकी बुक खोल करके भी इस एग्जाम्पल को देख सकते हैं अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा हो, और या फिर ये इलस्ट्रेशन 5 आपके सामने स्क्रीन पर भी है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। निम्न सूचनाओं के आधार पर कर निर्धारण वर्ष 2021 के लिए श्री पीयूष की वेतन शीर्षक की सकल आय की गणना कीजिए। कौन सी आय की गणना करने के लिए कह रहा है? सकल आय की गणना, वेतन शीर्षक की सकल आय की गणना। देखें, सकल आय कहते हैं ग्रॉस टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम फ्रॉम सैलरी। और कौन से सन के लिए कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है? 2021 के लिए, कर निर्धारण वर्ष 2021। ध्यान दें, मैंने आपको पहले बताया अभी जो सेशन चल रहा है इसे हम असेसमेंट ईयर के नाम से जानेंगे, कर निर्धारण वर्ष 2021। और जो गत वर्ष था, पिछला वर्ष 19-20, उसे हमने प्रीवियस ईयर यहाँ पर नाम दिया है। और हम इस कर निर्धारण वर्ष में गत वर्ष के लिए आय की गणना करते हैं। देखते हैं इसको गत वर्ष में क्या क्या प्राप्त हुआ। एक तो प्राप्त हुआ पहला पॉइंट, मूल वेतन 50,000 रुपए प्रति माह, एक महीने का 50,000। दूसरा इसको मिला महंगाई भत्ता, मूल वेतन का 60%। तीसरा इसको मिला नगर क्षतिपूरक भत्ता, मूल वेतन का 8%। चौथा इसको मिला चिकित्सा भत्ता 2,000 रुपए प्रति माह। पांचवा इसको मिला बाल शिक्षा भत्ता 1,200 रुपए प्रति माह की दर से 3 बच्चों के लिए। छठा इसको मिला 2 बच्चों के हॉस्टल व्ययों की पूर्ति हेतु भत्ता 3,500 रुपए प्रति माह प्रति बच्चे के लिए। सातवां, मध्य प्रदेश में जनजाति क्षेत्र भत्ता मिला है इसको 3,000 रुपए प्रति माह की दर से। आठवां, सवारी भत्ता 10,000 रुपए प्रति माह की दर से, कन्वेंस अलाउंस है, संपूर्ण राशि कार्यालय के कार्य हेतु व्यय कर दी गई है। और 9, यात्रा भत्ता ट्रैवलिंग अलाउंस 2,40,000
आउट ऑफ विच 1,60,000 वर स्पेंट, जिसमें से 1,60,000 रुपए खर्च किए गए। दैनिक भत्ता डेली अलाउंस 60,000 रुपए और संपूर्ण राशि कार्यालय के लिए खर्च कर दी गई, और समस्त राशि इसने क्या करी है, खर्च कर दी है। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे। पहली लाइन देख लें, निम्न सूचनाओं के आधार पर कर निर्धारण वर्ष के लिए पीयूष की वेतन शीर्षक की सकल आय की गणना कीजिए। और जब भी आपको ये वेतन शीर्षक की आय की गणना करनी है तो आपको सबसे पहले यहाँ एक हेडिंग लगाना पड़ेगा। इसका परफॉर्मा देख लें आप, मैं आपको यहाँ ये परफॉर्मा बता रहा हूँ। ये इसका फॉर्मेट रहेगा। ऊपर ही ऊपर आपको यहाँ हेडिंग लगानी है, कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी फॉर द, कौन है, पीयूष नाम है शायद, ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी ऑफ मिस्टर XYZ, जो भी यहाँ नाम हो, फॉर द असेसमेंट ईयर, पूरा लिख देता हूँ मैं, असेसमेंट ईयर 2020-21। यस, हमेशा आपको यह ऐसी हेडिंग इसके ऊपर लगानी है, कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस इनकम, कंप्यूटेशन गणना कर रहे हैं, ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी, सैलरी से ग्रॉस इनकम, ऑफ मिस्टर XYZ, जिसका भी नाम क्वेश्चन में हो, फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21। और यहाँ दो कॉलम्स आपके लिए रहेंगे। एक कॉलम का नाम तो रहेगा पर्टिकुलर्स और एक कॉलम रहेगा अमाउंट। केवल सिंपल सा दो कॉलम। इसमें सबसे पहले आपको लिखना है बेसिक सैलरी, और बेसिक सैलरी क्वेश्चन में आप देखेंगे इलस्ट्रेशन 5 पहला पॉइंट 50,000 रुपये प्रति माह लिखा हुआ है। तो आप यहाँ कैलकुलेशन कर सकते हैं, 50,000 इंटू 12, इसको गत वर्ष में टोटल कितना पैसा मिला, 6 लाख रुपए। यहाँ इस फॉर्मेट में जो भी टैक्सेबल आइटम्स हैं उन टैक्सेबल आइटम्स को आपको यहाँ पर लिखना है। कौन से आइटम्स, टैक्सेबल आइटम्स को आपको यहाँ पर लिखना रहेगा, जो भी टैक्सेबल है। अभी क्वेश्चन में आप और देख लें, पहला पॉइंट है मूल वेतन 50,000 रुपये प्रति माह, यह सभी के लिए टैक्सेबल होता है, इसलिए हमने इसको टैक्सेबल कर दिया है। दूसरा पॉइंट, महंगाई भत्ता मूल वेतन का 60%, महंगाई भत्ता मूल वेतन का 60%, महंगाई भत्ते को हम कहते हैं डियरनेस अलाउंस। पता लगाओ कि डियरनेस अलाउंस फ्री होता है या टैक्सेबल होता है। हमने अलाउंस वाली लिस्ट पढ़ी होगी, उस अलाउंस वाले लिस्ट में आप देखेंगे तो यह टैक्सेबल वाली लिस्ट में आया करता है। कौन से लिस्ट में, टैक्सेबल अलाउंसेज में। तो यहाँ आप लिख सकते हैं डियरनेस अलाउंस, और ये बताया है मूल वेतन का 60%। मूल वेतन है आपका 6 लाख रुपए, और इसका कितना प्रतिशत निकाल दें आप, 60%। और 6 लाख का 60% आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको कितना मिल जाएगा, 3,60,000 रुपए। तो महंगाई भत्ता सभी कर्मचारियों के लिए पूर्णतः कर योग्य होता है। 2 पॉइंट हो गए हैं। अब तीसरा पॉइंट आप देखें, नगर क्षतिपूरक भत्ता मूल वेतन का 8%। नगर क्षतिपूरक भत्ता बोले तो सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, और ये आप अगर पीछे जाकर के देखेंगे अलाउंसेस की लिस्ट में तो यह आपको टैक्सेबल वाली लिस्ट में मिलेगा, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस।
और यह कितना बताया है, मूल वेतन का 8%। और मूल वेतन बेसिक सैलरी है आपकी 6 लाख और इसका 8%, और 6 लाख का 8% आप कैलकुलेट करें, ये आएगा 48,000। क्योंकि फ्री वाली लिस्ट बहुत कम है, 5 अलाउंस तो सबके लिए बिल्कुल फ्री थे और कुछ अलाउंसेस थे जिसमें कुछ लिमिट थी, एजुकेशन अलाउंस, हॉस्टल अलाउंस, इनमें लिमिट थी। बट ऐसे अलाउंस जो फ्री वाली लिस्ट में नहीं आए हैं वह सभी के लिए पूर्णतः कर योग्य हैं। तो सिटी कंपनसेटरी अलाउंस पूर्णतः कर योग्य है। नेक्स्ट, चौथा पॉइंट, चिकित्सा भत्ता 2000 रुपये प्रति माह, मेडिकल अलाउंस। और पीछे आप लिस्ट में अगर अलाउंसेस की आपको याद हो तो यह भी टैक्सेबल वाली लिस्ट में आपको मिलेगा, तो इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, पूर्णतः कर योग्य। फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस, और फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस आपको कितना मिल रहा है, 2000 रुपये प्रति माह। तो 2000 इंटू 12, तो गत वर्ष में आपको टोटल यह अलाउंस कितना मिला, 24,000 रुपये। ध्यान रहे इस टेबल में केवल और केवल टैक्सेबल आइटम्स आपको लिखने हैं। अगर कोई आइटम टैक्सेबल नहीं है तो उसे यहाँ नहीं लिखना है, और या फिर कोई आइटम कुछ फ्री है तो फ्री वाली अमाउंट लेस करके केवल टैक्सेबल वाला अमाउंट आपको यहाँ पर लिखना रहेगा। नेक्स्ट, पांचवा पॉइंट, बाल शिक्षा भत्ता 1200 रुपये प्रति माह की दर से 3 बच्चों के लिए। एजुकेशन अलाउंस, यह शायद 100 रुपये तक फ्री हुआ करता है। कितने रुपए तक, 100 रुपये तक। तो देखें इसका कैलकुलेशन, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, यह टोटल तो आपको कितना मिला है, 1200 रुपये प्रति माह की दर से, और कितने बच्चों के लिए है, 3 बच्चों के लिए। बट इंटू 3 करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज आप जरा ध्यान से देखें, क्या लिखा है, 1200 रुपये प्रति माह, पांचवा पॉइंट चल रहा है, 1200 रुपये प्रति माह की दर से 3 बच्चों के लिए, मतलब ये अमाउंट 3 बच्चों के लिए है, एक बच्चे के 1200 नहीं, 1200 रुपये टोटल 3 बच्चों के लिए हैं। तो एक बच्चे के लिए कितने रुपए हुए, 400 रुपये। तो 1200 रुपये ऑलरेडी 3 बच्चों के लिए है, एक महीने का, तो 12 महीने का टोटल अमाउंट कितना मिल जाएगा आपको यहाँ पर, 14,400 रुपये। इसको पहले आपको अभी अंदर इनर कॉलम में ही लिखना है, 14,400, और इसमें से अभी करना पड़ेगा लेस, क्योंकि कुछ आइटम इसमें से फ्री हुआ करता है। अब कितना अमाउंट फ्री है आपको पता है, लेस कर देंगे टैक्स फ्री। और पीछे अलाउंस की लिस्ट आपको याद होनी चाहिए, एजुकेशन अलाउंस 100 रुपये प्रति माह प्रति बच्चा, और अधिकतम 2 बच्चों के लिए कर मुक्त होता है। एक महीने का 100 एक बच्चे का, तो 2 बच्चों के हुए 200 रुपये, और 12 महीने के कितने फ्री हो गए, 2400 रुपये। तो यहाँ 14,400 में से आपको कितना फ्री करना पड़ेगा, 2400 रुपये। तो 14,400 में से 2400 रुपये आप माइनस कर दें तो कितना अमाउंट आपको मिलेगा, वो आप यहाँ पर लिख दें, 12,000 रुपया आपके लिए टैक्सेबल। बस यही इसका सिस्टम है पूरे चैप्टर में, और लगभग आधी किताब में यही सिस्टम चलने वाला है कंटिन्यू। केवल टैक्सेबल अमाउंट अपने को यहाँ पर लिखनी होती है। एजुकेशन अलाउंस हम जानते हैं 100 रुपये प्रति माह, और ज़्यादा से ज़्यादा कितने बच्चों के लिए, 2 बच्चों के लिए यह कर मुक्त हुआ करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अपन देखेंगे अगला पॉइंट, 7वां पॉइंट, छठा पॉइंट, 2 बच्चों के हॉस्टल व्ययों की पूर्ति हेतु भत्ता 3500 रुपये प्रति माह प्रति बच्चे के लिए।
तो 2 बच्चों के लिए हॉस्टल अलाउंस मिल रहा है 3500 रुपए प्रति माह प्रति बच्चे के लिए। ध्यान दें, यहाँ 3500 रुपए जो आपको मिल रहा है प्रति बच्चा, एक बच्चे के लिए 3500 रुपए आपको यहाँ पर प्राप्त हो रहे हैं। तो देखो इसका भी सॉल्यूशन करते हैं। सिस्टम अब सबका सेम ही रहेगा, पैटर्न यही रहेगा। कौन सा अलाउंस है? हॉस्टल अलाउंस। और हॉस्टल अलाउंस अपने को टोटल कितना मिलेगा? 3500 रुपए एक बच्चे का, इनटू कितने बच्चे हैं इसके? 2 बच्चों के हॉस्टल व्ययों के लिए, तो इनटू 2 और इनटू 12, तो पूरे 12 महीने के लिए आपको हॉस्टल अलाउंस कितना प्राप्त होगा? 84,000 रुपये, 84,000 रुपीज। और इसमें से लेस कर दो टैक्स फ्री, अमाउंट। और टैक्स फ्री कितना होता है? हॉस्टल अलाउंस में अपन ने बात करी थी 300 रुपए प्रति माह प्रति बच्चा। कितने रुपए? 300 रुपीज एक बच्चे का, तो इनटू 2 बच्चों के लिए 12 महीने के लिए कितना फ्री होगा? 7200 रुपए। तो इसमें से 7,200 रुपए आप माइनस कर दें। अब इसमें से 7,200 रुपए आप 84,000 में से माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 76,800 रुपीज। ये हुआ हॉस्टल अलाउंस। यस, सिस्टम बड़ा आसान है, कहीं प्रॉब्लम वाला काम नहीं। अगर आपको पीछे के प्रोविजंस याद हैं तो आप आसानी से इनका सॉल्यूशन कर पाएंगे। नेक्स्ट, हॉस्टल अलाउंस के बाद क्वेश्चन में अब देखते हैं कि क्या है। 7वां पॉइंट, मध्य प्रदेश में जनजाति क्षेत्र भत्ता 3,000 रुपए प्रति माह की दर से। मध्य प्रदेश में, लैंग्वेज देखना है ध्यान से, मध्य प्रदेश में जनजाति क्षेत्र भत्ता बोले तो ट्राइबल एरिया अलाउंस, और कितने रुपए के हिसाब से मिल रहा है? 3,000 रुपए प्रति माह के हिसाब से। और हम पीछे पढ़ चुके हैं कि ट्राइबल एरिया अलाउंस 200 रुपए प्रति माह तक कर मुक्त होता है। तो देखते हैं इसका भी सॉल्यूशन। ट्राइबल एरिया अलाउंस कितना प्राप्त हुआ है इसे? मध्य प्रदेश में 3,000 रुपए महीने का, तो 3,000 इंटू 12, तो टोटल अमाउंट इसका है 36,000 रुपए। और इसमें से लिखना पड़ेगा लेस टैक्स फ्री। और कितना टैक्स फ्री होता है? 200 रुपए प्रति माह के हिसाब से, तो 200 इंटू 12, तो 36,000 में से 2400 रुपए आपके लिए हैं फ्री। तो टैक्सेबल अमाउंट आपकी कितनी आ जाएगी, उसे आप बाहर आउटर कॉलम में लिख दें। 36,000 में से 2400 माइनस करेंगे तो 33,600 रुपए आपके लिए टैक्सेबल हो जाएंगे। ये हुआ आपका ट्राइबल एरिया अलाउंस। जनजाति क्षेत्र भत्ता, ध्यान रहे यह राजस्थान में करमुक्त नहीं है, इसको मध्य प्रदेश के लिए मिला है, इसलिए हमने इसको 200 रुपए प्रति माह तक यहाँ करमुक्त किया है। नेक्स्ट, 8वां पॉइंट, सवारी भत्ता कन्वेंस अलाउंस 10,000 रुपए प्रति माह की दर से। सवारी भत्ता भी हमने बात करी है, कन्वेंस अलाउंस, इसको 10,000 रुपए महीने का सवारी भत्ता प्राप्त हो रहा है। संपूर्ण राशि कार्यालय कार्य हेतु व्यय कर दी गई और पूरी का पूरा अमाउंट, होल अमाउंट फॉर स्पेंट फॉर ऑफिशियल ड्यूटीज, सारी राशि इसने कार्यालय व्यय के लिए खर्च कर दी। पता लगाओ कन्वेंस अलाउंस किस में आता है? कन्वेंस अलाउंस आता है धारा 10(14)(1) में। उसमें 5 भत्ते थे, ट्रैवलिंग अलाउंस, डेली अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस। ये सारे अलाउंस जितना खर्च कर देंगे उस राशि तक आपके लिए करमुक्त था, और इसने शायद कन्वेंस अलाउंस की संपूर्ण राशि खर्च कर दी है, तो संपूर्ण राशि आपके लिए क्या है? करमुक्त।
और ध्यान रहे जो आइटम करमुक्त है उसे यहाँ इस सॉल्यूशन में आपको लिखने की जरूरत नहीं, केवल वो ही आइटम, वो ही इनकम, वो ही अमाउंट आपको इस सॉल्यूशन में लिखना है जो कर्मचारी के लिए टैक्सेबल हो। अब यह फ्री है तो इसके लिए आप सॉल्यूशन के नीचे नोट दे सकते हैं कि conveyance allowance is exempt from income tax because it is spent for official duties under section 10(14)(1). धारा 10(14)(1) के अनुसार खर्च कर दिया है, अतः यह राशि कर मुक्त है, तो इसे सॉल्यूशन में लिखने की जरूरत नहीं। और अगर सॉल्यूशन में लिख भी दें तो अमाउंट आपको ब्लैंक रखना है, खाली रखना है। नेक्स्ट 9वां पॉइंट, यात्रा भत्ता ट्रैवलिंग अलाउंस 2,40,000 रुपए, जिसमें से 1,60,000 रुपए खर्च किए गए। यस, ट्रैवलिंग अलाउंस भी धारा 10(14)(1) में ही आता है। खर्च किया 1,60,000 तो 1,60,000 रुपए आपके लिए क्या हो जाएंगे, फ्री। तो ट्रैवलिंग अलाउंस इसको लिख देंगे, ट्रैवलिंग अलाउंस कितना प्राप्त हुआ इसे टोटल, ट्रैवलिंग अलाउंस 2,40,000 रुपए, और इसमें से लेस कर दो टैक्स फ्री 1,60,000 रुपए। नीचे भी लेस कर सकते हैं और यहाँ पर डायरेक्ट ऐसे भी माइनस कर सकते हैं, और इसके लिए आगे नीचे नोट भी लिख सकते हैं आप कि खर्च की गई राशि तक कर मुक्त होता है और इसने 1,60,000 खर्च किए, अतः 1,60,000 रुपए कर मुक्त है। यस, ये ट्रैवलिंग अलाउंस। फिर नेक्स्ट अगला पॉइंट अपन देखते हैं 10वां, दैनिक भत्ता डेली अलाउंस 60,000 रुपए, संपूर्ण राशि कार्यालय के लिए व्यय की गई, स्पेंट फुल्ली ऑन ऑफिशियल ड्यूटीज, और ये सारे के सारे 60,000 रुपए कार्यालय खर्च में कर दिए हैं। और दैनिक भत्ता भी उसी कैटेगरी में आता है, धारा 10(14)(1) में। यह भी संपूर्ण राशि खर्च कर दी है, तो इसे भी आप यहाँ क्या कर देंगे, पूर्णतः कर मुक्त, तो इसे भी सॉल्यूशन में लिखने की जरूरत नहीं। तो बस अपना अभी सॉल्यूशन कंप्लीट है। अभी अमाउंट की आप टोटल लगा लें, यह आएगी 12,34,400 रुपए, और इस टोटल को हम यहाँ किस नाम से जानेंगे, ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी, ग्रॉस टोटल इनकम फ्रॉम सैलरी। दैट्स ऑल, सॉल्यूशन कंप्लीटेड। तो ये इस तरह से आपको क्वेश्चंस करने रहेंगे। ऊपर ही ऊपर आपको सबसे पहले हेडिंग लगाना रहेगा, ये हेडिंग भी इंपॉर्टेंट है। हेडिंग क्या है, कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी। एक बार ये हेडिंग आपको सही से वापस दिखा देते हैं। ऊपर ही ऊपर हेडिंग लगाना रहेगा, कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी ऑफ मिस्टर पीयूष XYZ, जिसका भी नाम क्वेश्चन में है, फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21। हमेशा इस चैप्टर में आप जो भी सॉल्यूशन करेंगे उसकी हेडिंग यही रहेगी, उसका शीर्षक आपको यही लगाना है, विशेष ध्यान दें। लैंग्वेज हर क्वेश्चन में यही रहेगी, कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी ऑफ मिस्टर XYZ फॉर द असेसमेंट ईयर। देन सॉल्यूशन में केवल वो आइटम, वो अमाउंट आपको लिखना है जो टैक्सेबल है। अगर कोई इनकम बिल्कुल फ्री है तो उसे आपको यहाँ लिखने की जरूरत नहीं, उसके लिए आप नीचे नोट में डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं क्या कि यह आइटम फ्री है या टैक्सेबल है। तो आज आपको कुछ ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन अब सभी आपको इसी स्टाइल में ही करने, सबका सिस्टम सॉल्यूशन करने का सेम ऐसा ही रहेगा। तो उम्मीद करते हैं आपको आज ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। कल
फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ। आज के लिए केवल इतना ही।